अस्सलाम वालेकुम जी। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। इसराइल को तस्लीम करना या ना करना एक बहुत वजह नज़र रहा है, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जब भी कोई इशू डाइवर्ट करना होता है तो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से इशू चला दिए जाते हैं। सबसे पहले ये इशू चला और पाकिस्तान के अंदर दो सहाफ़ी जो पाकिस्तान की असली हुक्मरानों के असली तर्जुमान कहे जाते हैं, समझे जाते हैं, उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बात की। आज एक तीसरे ने भी उनको ज्वाइन कर लिया। तीनों हमारे जानने वाले यार दोस्त हैं, लेकिन उनकी बेचारों की मजबूरियां हम समझते हैं, तो उन्होंने ज्वाइन किया और कहा कि जनाब इसराइल तो बस तस्लीम हो चुका है। आज वाले ने तो हद ही कर दी ना। उसने कहा, अहमद कुरैशी साहब को आप जानते हैं, उन्होंने कहा जी इसराइल तस्लीम हो चुका है, बस कुछ दिनों में उसकी प्रोनाउंसमेंट होगी। वो I-24 कोई कहा जाता है कि इसराइल की वेबसाइट पता नहीं है कि नहीं है, ठीक है, उसको इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे। अब ये क्यों हो रहा है? अच्छा, दरमियान में वक्फा हुआ जी, इसराइल वाला इशू पीछे चला गया। फिर जब हुकूमत ने महंगाई में इजाफा शुरू किया है और खासतौर पर ₹3.5 पर यूनिट बिजली की कॉस्ट बढ़ाई है, तो फिर इसराइल दरमियान में आ गया जी। इसराइल को तस्लीम होने लगा, बस हो गया है, बस ये हो गया वो हो गया। ये कौन है जी जो बहस करवाता है इसकी, और वो इससे हासिल क्या करना चाहता है? कभी जनाब ग्वाल मंडी के जो है, क्या नाम है, शुएब साहब, जनरल शुएब साहब जो है, वो कह देते हैं कि जनाब इसराइल को तस्लीम हो जाना चाहिए। ये कौन लोग हैं, किसके एजेंडे पे हैं? कभी पीटीआई की जो रिजर्व सीटों के ऊपर आई हुई खातून होती है, जो मतलब कि एक अफसर साहब की वाइफ और एक की वालदा हैं, वो कह देती हैं उठ के इसराइल को तस्लीम होना चाहिए। इन लोगों के दिमाग का जरा मुआयना तो होना चाहिए कि ये कौन लोग हैं, कैसे सोचते हैं, कहाँ से आए हैं, इनकी वल्दियत क्या है। ठीक है, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे कि इसराइल को तस्लीम करने वाला शोशा बार 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 क्यों छोड़ा जा रहा है, जबकि एक सेटल्ड प्रिंसिपल है। आज फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने इस साहब को फिर दोबारा पटारी में डाल दिया, ये कहते हुए जब वजीर खारजा ने कहा कि जी इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ही हमारे एजेंडे के ऊपर है और ना ही मैं करने गया था। हालांकि उन्हीं की पार्टी के पेड यूट्यूबर जो है वो इससे पहले ये तूफान मचा चुके थे कि वहां पे जाके जो है शाह साहब जो है, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है, उन्होंने जाके इसराइल की दंदान शिकस्त दी है और वो इसराइल को वहां से भगा के आए। उन्होंने कहा जी ये तो मेरे एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। लेकिन बहरहाल उनके यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने बेचारों ने रोजाना कुछ ना कुछ तो खाना है ना जी, 4 कनाल के घर में रहना है, तो उनको जरूरत तो है इस तरह की बातें फैलाने की। पहला मौजू। दूसरा मौजू जी बड़ा लोकल सा है हमारा लाहौर का, और हमारे लाहौर के अंदर तजर्बा हुआ था प्राइवेट सेक्टर से वेस्ट मैनेजमेंट करवाने का, वेस्ट उठवाने का। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया और 2 कॉन्ट्रैक्ट के बाद फिर वो 6-6 माह की एक्सटेंशन के ऊपर काम चल रहा था। यूं 10 साल तकरीबन पूरे हो गए, 10 साल से ज्यादा। और लेकिन ये है कि हुकूमत अब तक, ये जो इस वक्त हम बैठे हुए हैं, 3-3 साल के 2 कॉन्ट्रैक्ट थे, बल्कि 4-4 साल के 2 कॉन्ट्रैक्ट थे। भट्टी साहब मेरी रहनुमाई करेंगे जब मैं उनकी तरफ जाऊंगा। और उसके बाद 6-6 माह की 4 एक्सटेंशन भी हो गई और इस सरकार को आए हुए 2.5 साल भी हो गए, लेकिन कोई अल्टरनेटिव सिस्टम अभी तक नहीं हो पाया। लाहौर के हर शहर के अंदर बुजदार बकरी बरदार ने जो है वो गंद मचा दिया है, यानी कि कूड़ा पड़ा हुआ है जिसको उठाया नहीं जा रहा। मेरे जाती घर से पिछले 1 माह से कूड़ा नहीं उठाया गया, उसके सामने से जो होता है, और जाहिर है कि वो वहां से उठा के एक लोकल पॉइंट पे लेके जाया जाता है। और वो जो लोकल पॉइंट होता है जी, वहां से फिर बड़े बड़े ट्रक्स लेके उसको डंपिंग साइट्स तक लेके जाते हैं। और फिर जो सड़कों की सफाई है उसके लिए वो पहले स्टाफ अलग होता है। कोई बंदा नहीं आ रहा जी, मैं गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात कर रहा हूं, सोसाइटीज की बात नहीं कर रहा। कोई बंदा नहीं आता जी सफाई करने। तो ये हो क्या रहा है जी? आज पंजाब हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर पंजाब के स्पेशल हुक्म पर जाकर लाहौर में ये काम करने वाली जो 2 निजी कंपनियां थीं और हैं, ओसपाक और दूसरी जो है अलबराक, उनके इक्विपमेंट के ऊपर, उनके जो स्टाफ जो था, उनके जो ट्रक्स जो थे, जितने भी चल रहे थे, अब तो खैर बहुत कम रह गए थे, लेकिन जितने भी चल रहे थे उस पर बाय फोर्स कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया तो सफाई शुरू करो, वो सानू नहीं बताएगा। आज के मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते चलें। आज लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खालिद फारूकी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार हैं, एडिटर हैं आप, और कॉलम भी लिखते हैं, बड़ी मतीन और संजीदा राय देते हैं। बहुत शुक्रिया सर। इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब, हमारे लाहौर ब्यूरो चीफ हैं, और आज जनाब ये मफलर भी पहन के आए हैं, मैचिंग किस्म का है नहीं लाहौर।
और इस्लामाबाद से जनाब हमारे मुमताज़ भट्टी साहब हमारे साथ शरीक हैं। मुमताज़ भट्टी साहब जो हैं दिन मीडिया ग्रुप इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ है, इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ियों में आपका शुमार होता है। इसराइल से तल्लुकात का मसला जो है वो चूंकि इस्लामाबाद में ज़्यादा फूटता है, तो मैं भट्टी साहब से शुरू करता हूँ इसको। मुमताज़ भट्टी साहब, भट्टी साहब ये इसराइल से तल्लुकात कायम हो चुके। आज तो अहमद कुरैशी साहब जो हैं, आपको पता है अहमद कुरैशी साहब दोस्तों के दोस्त हैं, तो उन्होंने आज कह दिया है जी कि पाकिस्तान इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर चुका है और बस उसका अनाउंसमेंट किसी भी लम्हे हो सकती है, और अनाउंसमेंट का वक्त भी अब करीब आ गया है, और ये 20 मार्च से पहले, 20 जनवरी से पहले पहले, यानी कि ट्रंप की रुखसत से पहले पहले ये अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। सर ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो उनको जब कहा जाता है बोलो बुलारिया तो वो बोल पड़ते हैं। और जब बोलो बुलारिया, सबसे पहले इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से करारदाद जो है वो पीटीआई के एक खातून मेंबर ने पाकिस्तान की कौमी असम्बली में पेश की। ये अरबों शरबों में तो बाद में मामला चला। सबसे पहले पीटीआई ने ये करारदाद जो है वो उनकी एक खातून रुकन ने पेश की थी ऐवान के अंदर कौमी असम्बली के, और फिर इन्होंने उसको डिसोन कर दिया था जब प्रेशर आया। अच्छा, ये टेस्टर लगाए जाते हैं, हर दौर में लगाए जाते हैं। ये तो आपको पता ही है कि मुशर्रफ साहब के दौर में भी इजरायलियों के साथ हमारा राब्ता था, वो यहाँ भी आए, हमारे लोग भी वहां पे गए, और उसके बाद भी रहा पीपल पार्टी के दौर में भी, और थर्ड प्लेस के ऊपर मुलाकात तो हो जाया करती थी। पीएमएलएन के दौर में भी बैकडोर राब्ते थे। और यहाँ पे जरा ये मामला थोड़ा सा सेंसिटिव इसलिए हो गया कि सारी कैलकुलेशन इसके ऊपर गलत हो गई। जब आप एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कोई डिसीजन लेने के लिए, तो ना सिर्फ ये पॉलिसी मेकर्स के अंदर इसके ऊपर इख्तिलाफ राय है, बल्कि एक पब्लिक रिएक्शन आया इसके ऊपर, और उधर से अपोजिशन की जो है वो चल रही थी मूवमेंट भी। तो ये फिर थोड़ा सा इन्होंने तवक्कुफ किया कि कहीं ये ना हो कि ये अपोजिशन उठा ले, और फिर बाकायदा आपको याद होगा अपना लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब चाचू जो है उन्होंने बाकायदा ये कहा कि मैं भी पहले साथ में था, लेकिन फिर जब मेरी बात हुई रावलपिंडी में और इधर उधर पॉलिसी साधनों से, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कश्मीर के काज को नुकसान पहुंचाने के मुताबिक होगा, फिर आप इसको भी जो है वो। तो देखिए इस तरह की सूरत हाल का सामना है। मेरा ये ख्याल है कि इस्लामाबाद में एक दोबारा बड़ी मूव चल रही है, और उसमें काफी पार्टियां जो स्पॉन्सर कर रही हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये बोला जाता है, जर्नलिस्ट जो हैं वो उछल उछल कर आ रहे हैं, और अचानक इन्होंने फजाइल बयान करने शुरू कर दिए हैं कि जी इसको हम तस्लीम करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अभी तक ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर कहीं से एटलीस्ट जो है वो मैं आपको जो फौज है उसके हवाले से क्लियर कट कह सकता हूं कि शोबा ताल्लुकात आमा हो या कहीं और से कोई किसी किस्म की इसके ऊपर जो है वो मुंह सामने नहीं आई। गवर्नमेंट किस स्टेज के ऊपर है, क्यों करवा रही है, इस्लामाबाद में और कौन कौन करवा रहा है, और इनका एजेंडा क्या है इसके ऊपर मुझे नहीं मालूम। मैं ये भी नहीं जानता रिजवान रईस साहब कि इससे हमें नुकसान और फायदा क्या होगा। लेकिन देखें, आप जिस सर्कल के अंदर इस वक्त फंसे हुए हैं, इसमें इस तरह का डिसीजन करने की आप पोजीशन में नहीं है। इसका काफी बड़ा इस वक्त सिर्फ चंगारी की जरूरत है, और आपके यहाँ पूरा ईंधन जो है वो दस्तयाब है। तो कोई ऐसा फैसला जो ये करेंगे जो चंगारी साबित हो, वो सारा कुछ जो है वो उसको भस्म करने की तरफ ले जाएगा। इस गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी चाहिए, उसके बाद कोई डिसीजन लेना चाहिए। और ये जो लगे फिरते हैं बात बात की बोलियां बोलने, एक दिन एक उठ के बैठ जाता है स्क्रीन पे यूट्यूब के ऊपर या टीवी के ऊपर, और वो देना शुरू कर देता है भाषण। तो ये भी मेरा ख्याल है कि फैसले का इंतजार कर लें कि फैसला होता क्या है, ये ना हो कि बाद में भट्टी साहब बड़ी माजरत के साथ, अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि ये 3 पाकिस्तानी सहाफ़ी जिन्होंने ये बात कही है
कि वो बाय ऑन हिज ओन कहते हैं, तो मैं बड़ी माजरत के साथ आपसे एग्री नहीं करता। मैंने कहा यार वो तो सामने टेलीप्रॉम्प्टर से रख के पढ़ रहे होते हैं भैया, वो तो पढ़ रहे होते हैं, उनके पास तो अपना ख्याल कोई नहीं है, मेरी बात तो लिख के कौन देता है सर? बुला रहे हैं और ये कम से कम इस्लामाबाद में से किस किस के कहने पे बोल रहे हैं ये मुझे मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जहां से ऑफिशियली कोई चीजें आती हैं वहां से ऐसी कोई सूरत नहीं। जी बिल्कुल ठीक है। आते हैं जनाब सर, ये जो है, चलिए हम अगर इतनी जल्दी लगी पड़ी गई है, हमें आग लग गई है हमें कि 20 जनवरी के ट्रंप के जाने से पहले पहले हमें बहुत सारे काम निपटाने हैं, जिसके अंदर से वो आप जैसे साफियों ने रौला डाल दिया, वरना वो जो रूजवेल्ट है वो भी निपट चुका होता, और भी बहुत सारे काम निपट चुके होते। तो ये इसराइल वाला काम भी 20 जनवरी की भी ही हमें टारगेट मिली हुई है, मेरी मुबैना इतला के मुताबिक, मैं गलत भी हो सकता हूँ सर। ये जो हमें कहा जाता है कि उससे बड़ी कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, तमाम उनकी इसराइल की कंपनियां तो यहाँ पे मौजूद है, मतलब रैकेट एंड बेनेक्सियर से शुरू हो जाइए, लीवर ब्रदर्स जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, फिलिप्स यहाँ पे मौजूद है, तमाम कंपनियां मल्टीनेशनल तो मौजूद है। तो क्या उन्होंने हमें इन्वेस्टमेंट देनी है, और क्या यहाँ से उन्होंने हमारी एक्सपोर्ट्स लेके जानी है? हमें तो वो यहाँ पे कमाने आए हैं, कमाएं, पहले भी वो कमा रहे हैं, अगर हम उनको तस्लीम कर लें फिर भी वो कमाते रहेंगे। ये नहीं करेंगे ना, तुझे तस्लीम कर लिया तो चवानी वापस ले लो, मेरा मतलब है कि हर सौदे में से, वो तो ये नहीं करेंगे ना। आई मीन ये क्या लोगों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं अहमकाना किस्म की, कि जनाब उनके आने से बड़ी जो है वो बारिशें हो जाएंगी डॉलरों की। यही कह के ये लाए थे कि यहूदियों का दमाद इक़्तिदार में आएगा तो डॉलरों की बारिशें शुरू हो जाएंगी। वो जो पहले सन वो भी नहीं रहे साढ़े कोल सर, फिर वही बेचा जा रहा सौदा की करिए सर, मतलब इन्होंने लोगों का करिए कि ये ढीठ बहुत ने सर। रज़ा मसला ये है कि जो खारजा पॉलिसी होती है, ये मेरा अपना ख्याल है कि कोई भी मुल्क जो अवाम की कोई बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात की अक्कासी नहीं कर रही होती और उनके जो जज्बात हैं उसके मुताबिक नहीं, रियलिटी की बेस पे खारजा पॉलिसी चलती है। मेरी थोड़ी सी आपसे राय मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे हमने बांग्लादेश को मंजूर किया था, इससे बड़ा सानहा पाकिस्तान के लिए क्या था, और पाकिस्तान में एक तहरीक चली, बांग्लादेश नामंजूर की जी। तो उसके नतीजे में क्या हुआ, उसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो भी शामिल थी इसमें तस्लीम करने में, तहरीक तस्लीम करने में। अच्छा, और हमने उसको तस्लीम कर लिया। नहीं तो फिर बाहर निकल के तहरीक किसने चलवाई थी? वो देखिए ये सारा कुछ खेल आज भी सरदार मोहम्मद की वो ऑटोबायोग्राफी पढ़ लें जिसमें वो बताते हैं कि किन्होंने आके जवेद हाशमी को इजाजत दी थी। मैं यही बात अर्ज कर रहा हूं कि ये सारा कुछ तो होता है। फिर अब हो सकता है कि कल कोई इसराइल को तस्लीम करने की अगर बात हो जाए तो कल एक तहरीक चले इसराइल नामंजूर वाली, तो इसराइल नामंजूर में वो जो तूफान चलेगा उसमें कई कुछ फिर निकल जाए, ये भी मुमकिन है। लेकिन ये है कि हमने कोई जल्दबाजी नहीं की इसराइल को तस्लीम करने में, मैं इससे एग्री नहीं करता। हम पिछले 71 ईयर्स से देखिए ना, 47 से आज तक हमने कब इसराइल को तस्लीम करने में जल्दी की है? हमसे पहले कितने वो ममालिक हैं जिनमें मुसलमान ममालिक जो हैं, टर्की को देखें 48 में तस्लीम कर लिया, इजिप्ट ने अपना कैंप डेविड किया, उन्होंने तस्लीम कर लिया, फिर जॉर्डन ने तस्लीम कर लिया, और इसी तरह से अब जो एक वेव चली है उसमें ये ममालिक तस्लीम कर रहे हैं। ये देखिए सर, इसमें थोड़ा सा काउंटर कर लूं। जी जी, टर्की ने जब रिकॉग्नाइज किया उस वक्त टर्की के अंदर सेकुलर एक गवर्नमेंट थी और उन्होंने उसके अगेंस्ट बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स लिए। मैं ठीक है, बात से देखिए ये एक मुल्क का गेन, ये आप चले जाए, नहीं मिस्र को क्या मिला और जॉर्डन को क्या मिला, मिला ना सब आप चले जाएंगे जुजियात में। मैं ये कहता हूं कि एक स्टेट ने तस्लीम किया था, हाँ, वह वहां पे सेकुलर थे या नॉन सेकुलर थे। आज भी टर्की को आप सेकुलर कहें नॉन सेकुलर कहें, वहां जो जिस तरह की जिंदगी बसर करते हैं लोग, वो किसी भी मुसलमान मुल्क के लिए बड़ी मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में मतलब वो मुस्लिम नेशनलिज्म वाला उधर बात नहीं थी ना जो अब है वहां पे, और अब भी कौन सा उन्होंने तलकात खराब कर लिए और अब उन्होंने दोबारा अपॉइंटमेंट अपनी। अच्छा, अब दूसरी बात फिर आपको आपकी देखिए कि पाकिस्तान अब हमें रियलिटी की तरफ आना है। पाकिस्तान के दो बड़े इंपॉर्टेंट अलाइज हैं, एक टर्की है, एक चाइना है, दोनों के ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ। बिल्कुल ठीक। तीसरा पाकिस्तान का फाइनेंसर जो है, जिससे पाकिस्तान जिसके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, यूएई है, उसके ताल्लुकात बन गए, बहरीन के बन गए। अच्छा, सऊदी अरब की जो ये 4 साल पहले, तकरीबन 4 साल पहले ये इस तरह की रिपोर्ट्स आना शुरू हुई थी कि कुवैत, सऊदी अरब और यूएई, इन 3 मुल्कों का एक कंसोर्शियम बनेगा जो इजराइल में अपनी इन्वेस्टमेंट सारी करेगा। ये तो तब से मामला शुरू हुए। ये जब शहजादा सलमान, मोहम्मद बिन सलमान वहां पे आए हैं तो अब इसमें थोड़ी सी तेजी आई। लेकिन रीजन इसकी यह है कि अरब मुल्कों का अपना मसला है,
मैं यहां थोड़ा सा इसको वजाहत ये कर दूं कि अरब मुल्कों का अपना मसला है। अमेरिका ने और पूरे वेस्ट ने अरब मुल्कों को खौफजदा किया है ईरान से, उनको खौफजदा करके एक तरफ ले गए। अब उनको पूरे रीजन में नहीं, ईरान ने भी वैसे कसर कोई नहीं छोड़ी, वो जाके कभी यमन में पंगे ले रहा होता है, देखिए ना, कभी कहीं पंगे ले रहा होता है। तो देखिए ना, मैं वही बात कह रहा हूं। अब नहीं, अब उन्होंने दोनों तरफ वो खिलाते दोनों तरफ। हाँ। उन्होंने ईरान को यमन की तरफ भी धकेला, असला दिया वहां। उन्होंने ईरान का आज अगर पूरा आप सुने, अगर ट्रंप को सुने, किसी दूसरे को सुने, आज उन्होंने ईरान का इराक पे होल्ड करवाया और सऊदी अरब के सर पे बिठा दिया। हाँ। अब सऊदी अरब जो है इसमें इराक में ईरान पहुंच गया, हाँ। सीरिया में ईरान पहुंच गया, हाँ। लेबनान में ईरान पहुंच गया। हाँ। जब तीन तरफ से उनको घेरा डला है तो सऊदी अरब जैसे मुल्कों की मजबूरी बन गई है कि वो किसी ना किसी तरीके से अपना इस रीजन में कोई ऐसा ताकतवर अलाई देखें। अब ईरान के इशू पे सऊदी अरब का या खलीज के मुल्कों का एक मौका, लेकिन तुर्की क्यों नहीं हो सकता था? तुर्की के भी तो वही, नहीं, तुर्की के तो देखिए ना, हिस्टोरिकली उनके इख्तलाफात हैं सऊदी अरब के साथ, और वो इख्तलाफात इतने शदीद नौयत के हैं कि जिसको हम अरब और अजम की एक लड़ाई अगर कहेंगे तो मेरे ख्याल के मुताबिक जहां ईरान के साथ उनका कोई इशू है, वहां तुर्की के साथ इससे भी बहुत बड़ा इशू है। और यही जो हमारी रॉयल फैमिली इस वक्त सऊदी अरब की है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारी सोफिया मस्जिद, जो आया सोफिया, इसके बाहर किसको सजा दी गई थी? सरकलम किसका किया गया था? उनकी दुश्मनियां और हैं, और तुर्कों का जितना कत्लेआम वहां पे हिजाज में हुआ था वो भी हमारे सामने है। अगरचे 100 साल गुजर गया लेकिन कौमें इस तरह नहीं भूलती, उनके इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं। अरबों का इसराइल को तस्लीम करने का जो एक ट्रेंड या जल्दी या उनके लिए खौफ का सबब बना है, वो इस वक्त ईरान है। इसी वजह से आज तमाम तर मजबूरियों के बावजूद सऊदी अरब तुर्की के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। तकरीबन कॉलशाल हो गई, कॉलशाल होगी उनकी। अब रहा पाकिस्तान का मामला। पाकिस्तान ने देखिए आज से ये 47 से भी पहले जो बड़े सगीर के मुसलमानों का मौकफ था, और यहां से जो वफद जाते थे वहां फिलिस्तीन, तो फिलिस्तीनी के राइट्स की बात करते थे। हमें याद है तब एक बड़ी हुसैनी साहब एक शख्सियत होते थे फिलिस्तीन की, बहुत बड़ी एक उनका नाम होता था वहां का। तो वो उस वक्त भी पाकिस्तान बड़े सगीर के मुसलमान जो हैं ये यकीन दिलाते रहे, जो एक पॉलिसी हमने बनाई 47 में 48 में, जिसके बाद आज तक हम उस पर रहे। अगरचे हमें वैसी पॉलिसी पे रहना चाहिए, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर अरब मुल्क तस्लीम कर लें और कल को फिलिस्तीन भी तस्लीम कर ले, तो फिर आपके पास किस चीज का जवाब रह जाता है? देखिए हमारा जो इस वक्त सरकार, आप सिर्फ और सिर्फ देखिए, नहीं देखिए हमारा जो सरकारी नुक्ता नजर है वो तो ये है ना कि अगर इसराइल 2 स्टेट नेशन को एक्सेप्ट करता है तो हमारा तो इसराइल के साथ कोई इख्तलाफ नहीं। ये आज के दिन में हमारा सरकारी आज परसों का सिर्फ पाकिस्तान में किसी ने नोट नहीं किया, परसों का अगर आप इंटरव्यू जो है इसराइली वजीर दिफा का वो पढ़ें तो इसराइली वजीर दिफा ने सऊदी अखबार को जो इंटरव्यू दिया है उसने तो यहां तक कह दिया कि हम यरूशलेम के अंदर जो 2 दारुल हुकूमत है वो कायम करने के लिए तैयार हैं। अब फिलिस्तीनी इसको मान नहीं रहे, फिलिस्तीनी मान नहीं रहे, वो कहते हैं कि हम यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत बनाएंगे। इसराइल यहां तक है कि वो इसराइल के यरूशलेम के अंदर 2 दारुल हुकूमत की बात अब चल रही है। जो ट्रंप फार्मूला है उसमें भी यरूशलेम के अंदर 2 दारुल हुकूमतों की बात है, लेकिन ट्रंप फार्मूला में जो फिलिस्तीनियों का दारुल हुकूमत है वो यरूशलेम के नवा में कोई कस्बा है उसको बताया जाता है। अब ये उनके मामलात ऐसे हैं कि फिलिस्तीनी मेरे अपने ख्याल के मुताबिक किसी वक्त भी आने वाले 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में फिलिस्तीनी किसी वक्त भी नई बाइडन हुकूमत आने के बाद वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार कर सकते हैं। हमारा इशू जो सबसे बड़ा है, जिसको हमने अपने लिए यहां एक अपना मसला समझते हैं, वो ये है कि अगर हम इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं तो फिर हम कश्मीर का केस किस तरह से लड़ेंगे। ये हमारा बुनियादी तौर पे इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला जो है वो ये बना हुआ है। अगर ये मामला जो हैं कश्मीर से मशरूत करके हमने रखने हैं तो इसका मतलब है कि हम एक तवील अरसे तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। इसका इन्हिसार हमारी एस्टेब्लिशमेंट पे कौन सा कश्मीर? कश्मीर का इशू जो भारत ने जब्त किया। अब ठीक है हम उस पर खामोश रहे, जी, लेकिन उस इशू को सर हम कश्मीर पे नहीं बोल रहे तो आधा घंटा खामोश खड़े हो गए। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। फिर अभी आपने भट्टी साहब, मुमताज भट्टी साहब से सुन लिया कि मुशर्रफ के दौर में इसराइल से कुछ रवाबत इस तरह के रहे, जो वज़राए खारजा की मुलाकात हुई थी, कसूरी साहब की मुलाकात हुई थी, नवाज शरीफ के दौर में रहे,
पीपल्स पार्टी के दौर में रहे, और यासर अरफात का एक तारीखी इंटरव्यू है कि भुट्टो ने मुझे कहा था कि आप इसराइल के साथ वो अमन मुआहदा कबूल कर लेते जो शुरू में तब एक मुआहदे का वक्त एक था जब 67 की जो लाइंस थी वहां पे जाने के लिए इसराइल को कहा जाता था कि आप जाएं, कुछ वो मान भी गए थे, लेकिन फिलिस्तीनियों ने नहीं माना। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है रजी साहब कि दुनिया जो है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। ये अलग बात है, हमें तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि इसराइल ने आके हमारे को इकसादी मामलात को तय करना है, उन्होंने हमें मुआशी तौर पर ताकतवर मुल्क बनाना है। हम क्यों ऐसा सोचें? बिल्कुल ठीक हमें है। इस बेस पे कतई तौर पे ताल्लुकात बनाने या ना बनाने की बात नहीं सोचनी चाहिए। इसराइल के अपने मुफादात हैं, हमें सिर्फ अपना मुफाद देखना है कि हम किस तरह से। बाकी रहा पब्लिक का मामला, मैं आपको यह दावे से कहता हूं, आज आप 10 उलमा को और 20 उलमा का एक वक्त बना के उनको कहें कि बैतुल मक़दस की जियारत करनी है तो आप तशरीफ ले जाएं। वो वहां से आने के बाद जो आपके सामने तकरीरें करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जनाब हम कितना अरसा महरूम रहे हैं इस बात से। ठीक है, ठीक है। अरसलान भट्टी साहब, यार बात जो है ना, हमारा एक नुक्ता नजर है कश्मीर के ऊपर। अब कश्मीर तो हमने मोदी को दे दिया तोहफे के अंदर, क्योंकि हम वर्ल्ड कप जीत के आए थे, जब अमेरिका का दौरा वापस करके आए थे ना, आपको शायद याद नहीं है, उस वक्त हम वर्ल्ड कप जीत, मुझे लगता था मैं एक दफा फिर वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। तो वर्ल्ड कप ये जीता कि मोदी ने उसके बाद कश्मीर हड़प किया और हम अपने लोगों से लड़ते रह गए। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं लड़ाई कर दूं, हमला कर दूं इंडिया के ऊपर, क्या कर दूं? वो असेंबली में खड़े होके तो वो तिंगड़ते रहे जिसे कहते हैं। तो यार इसराइल को भी तस्लीम करें, ऐसे ही खाम खा खालिद फरूकी जैसे लोग जो है वो मेरे जैसे लोगों के ऊपर तनकीद करते रहते हैं। भाई साहब देखें, मैंने ये नहीं कहा आप भट्टी साहब को गलत लाइन देके आप आगे चलाने लगे हैं। भाई साहब, लफ्ज जो है ना वो नामंजूर तो कोई लफ्ज होता ही नहीं है, मंजूर ही होता है। हाँ, क्योंकि आप निकाह में भी बैठे हैं तो वो मंजूर है ही करना पड़ता है। हाँ, नामंजूर वहां किसने देखा है नामंजूर? और नाम वैसे भी मंजूर ही चलता है जी, हमने तो नामंजूर किसी बंदे का नाम देखा ही नहीं आज तक। नहीं देखा। तो फिर हमारी देखे ना, अब आप थोड़ा सा इससे हट जाएं तो आप ये देखिए कि इसराइल को, वो बिल्कुल फारूकी साहब ने ठीक कहा कि जी उनकी अपने मफादात हैं सारों के। मुझे बताइए, क्या आपका ख्याल है कि सऊदी अरब के बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं होगी उनके साथ? डेफिनेटली होगी यार, सबसे हमारी पहला भी जॉर्डन है, था। हमारी भी होगी किसी ना किसी लेवल पे। हम चाइना के जरिए ऑपरेट कर रहे होंगे। हमारे ऊपर इल्जाम लगता है कि ये जो हमारा जेएस थंडर है, ठीक है, थंडर जो है इसकी बहुत सारी चीजें हमने इसराइल की मंगवाई हैं, अगर कॉपी नहीं है ना तो मंगवाई है। और इसराइल को पता था कि ये तैयारा पाकिस्तान के लिए बन रहा है या पाकिस्तान का तैयारा है, और उन्होंने दी है। तो कहीं ना कहीं तल्लुकात तो एग्जिस्ट करते हैं ना, लेकिन उस तरह सफारती तल्लुकात नहीं है। रईस साहब, उसमें देखें हमारे पासपोर्ट पे लिखा होता है जी कि पूरी दुनिया के लिए वैलिड है ये पासपोर्ट, सवाई इसराइल है ना। वो एक पहले पूरा एक सफा होता था, अब एक लाइन उन्होंने लिख दी है। तो रईस साहब, लाइन काम सिमटता जा रहा है ना, लाइन देखे ना कि वो सफा साफ हुआ तो अब लाइन जो है वो ऐसा ऐसा कम होगी। लेकिन मामला सिर्फ ये है कि हमें रोज ये क्यों जरूरत पड़ती है अपने आप को यकीन दिलाने की मैं इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा। हुकूमत के अपने यूट्यूबर जो है ना वो बना देते हैं ना, जैसे हमारे मसाइल, असल मसाइल ये नहीं है कि इसराइल को तस्लीम करना है कि नहीं करना। हमारा मसला आटा दाल रोटी है, वो किधर है? हमारा मसला जो है हमारे मुल्क की मैशियत है, वो किधर है? माशियत कर लें जी, चले माश की दाल से माशियत हो गई है, चले मान लेता हूं मैं। मसला ये रही साहब कि इसराइल को तस्लीम करने का मुझे क्या फायदा है या आपको क्या फायदा? क्या हमें तनख्वाहें हमारी वापस चली जाएंगी? हमारा क्या मीडिया इंडस्ट्री बूम आ जाएगी? क्या हमें हमारे जो डिफेंस के मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? क्या हमें इंडिया के ऊपर सबकत मिल जाएगी? अब कश्मीर को रो रहे हैं हम, 73 साल हमें हो गए, 50 साल का मैं होने वाला हो गया, 2-4 साल आप बड़े हैं, 1-2 साल का मेरा इनसे फर्क होगा। मामला ये जी हमें सिखाया गया जी कश्मीर, कौन से कश्मीर की बात कर रहे हैं आप? पहले मुझे ये तो क्लियर कर दें, मैं ताकि किस पे बोलूं। कश्मीर की बात कश्मीर कर मामला। रईस साहब देखिए, आप इंटरकनेक्ट नहीं करें। कश्मीर का मामला टोटल अलग है, इसराइल का मामला हमेशा ही होता है। हमने ये माजी में भी देखा है, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, कि जब कोई बहुत बड़ा मसला हमारा हल होने लगता था, इसराइल की बात सामने आ जाती थी। अब वो देखें, उनकी लॉबीज हमारे अंदर पेनिट्रेट कर चुकी हैं, करना नहीं है उन्होंने, वो कर चुकी हैं, ठीक हो गया, उन्होंने करना है, बिल्कुल ठीक वो है। जब भी कोई हमारे मुल्क का मसला आएगा जिसको हम इंटरनेशनली डील करना चाहते हैं, वो कहते हैं जी इसराइल को तस्लीम कर लें, बिल्कुल ठीक है, वो हम कर रहे हैं। चलिए भट्टी साहब, इसराइल के बारे में तो हो गई गुफ्तगू, लेकिन जब मैंने वापस आना है वेस्ट मैनेजमेंट पे, आपसे मैंने शुरू करना है। तो फिलहाल जी वक्फे पे जा रहे, वक्फे से वापस आएंगे तो अगले मौजू के ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम में फिलहाल वक्फा।
वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक मतलब फिर खुशामदीद कहते हैं। लोकल सा इशू है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसने अपने ठेकेदार के तमाम आलात पे भट्टी साहब कब्जा कर लिए जनाब। सफाई आपके और मेरे घर में पिछले कम से कम 15 दिन से रेगुलरली नहीं हो रही थी, अब हफ्ते से तो बिल्कुल ही कोई नहीं आया ना। ठीक है ना, ढेर लगे पड़े हैं और ढेर लगे पड़े हैं। लाहौर की हर सड़क के किनारे के ऊपर कहीं ना कहीं ढेर लगा पड़ा है और एक हीप्स ऑफ गार्बेज है जो कि फैल रहा है। और अभी अंबार कूड़े के अंबूहे पूरा आफात अंबू है, ढेर है जी। अब भट्टी साहब अभी तक जो है आप और मैं खुशहाल इलाकों में रहते हैं जी, और वहां पे अभी तक वो जो गटर वटर हैं वो नहीं उबले जी, ठीक है। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड एरिया हैं, जो सबर्ब्स हैं, वहां पे ये काम भी हो चुका है जी। तो हुकूमत के पास 2 साल थे इक्तदार में आने, बल्कि 3 एक्सटेंशन है जी। इक्तदार से इलेक्शन से पहले ही इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया था तो 6 महीने आपने वो दे दी और अब 2 साल और गुजर गए सर। ठीक है, आप सर बैठ के उनको कंटिन्यू करना था, उनको कर लेते। कोई नई पार्टी लानी थी उसको ले आते, जैसे आप बस चलाने के लिए ले आए हैं, ठीक है, अब वहां पे भी ले आते। आपने पहले टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी कि जनाब ये इसको बस चलाने का तजुर्बा हो, वो नहीं हुआ तो फिर कार्गो वाले, जब आपने वो कंडीशन हटाई तो कार्गो वाले आ गए जो पहले कार्गो ढोते थे अब मुसाफिर ढोएंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप इसमें टर्म्स एंड कंडीशन नरम करते तो नई पार्टियां ले आते। सर सबसे पहले बात यह है कि यह है नीयत का मामला। नीयत की अगर नीयत है तो काम हो जाता तो आपका ख्याल है कि अलीम खान बदनीयत आदमी है? मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन उनकी ये पूरी कोशिश है। चूंकि देखें बल्दियात के वजीर वो हैं, उंगली सीधी उनकी पर उठती है स्ट्रेट अवे। अब मैं उनका नाम नहीं लेता, आपने ले लिया, मैंने नहीं लेना। आपने नहीं लेना, मेरे अच्छे वो एक वजीर मौसूफ है हमारे काबीना में, अच्छी पोस्ट पे हैं, सूबाई काबीना में है। उनकी ख्वाहिश ये थी जी कि ये इनसे कोई रीनिगोशिएट किया जाए। ठीक है साहब, डीजल अगर आज से 7 साल पहले इस कीमत पे था तो बिल्कुल रीनिगोशिएट करें, हमें कोई इतराज नहीं। इनिशियली ये कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपको थोड़ा सा इसका पस मंजर ये बता दूं कि ये 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट मियां शहबाज शरीफ ने किया था टर्किश कंपनियों के साथ कि जी आप हमारा ये वेस्ट मैनेजमेंट उठाएंगे, इसको ऐसी जगह पे डंप करेंगे जहां से इसकी लेयर्स बनेंगी और उसके नीचे से हम इसको जो बिजली का मामला है ना जी, वेस्ट टू एनर्जी, ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट था जो टर्की खुद अपना करता है। पूरे यूरोप को एक दिन वो बटन बंद कर देना तो यूरोप उनके कदमों के क्या, उनके नीचे जमीन के नीचे घुस जाता है। बंद ना करना, बिजली बेचता उनको कूड़े से बना के। हमने भी यही कहा था कि हमने ये उस वक्त भी ये सवाल उठाए थे ऑपोजिशन की जानिब से कि जी जनाब ये किन्नू तो बिजली बंदी पई है, सानू पता नहीं लग रहा, ये तो फोकी बिजली होनी है, फलानी चीज होनी है, ये कैसे होगा। इस कतई नजर इसके ये 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट मियां शहबाज शरीफ ने किया, फिर उन्होंने उसको कम करके 5 साल किया। उसके बाद उन्होंने रात को इस सारा कुछ चेक किया, इस पे सारा कॉन्ट्रैक्ट को वेट किया गया, उसमें उनको पैसे तय किए गए और लोगों को ये कहा गया जी कि आप 3 साल, उन्होंने कहा जी कि हम आपको फ्री बिल्कुल देंगे। 5000 टन से ये बात शुरू हुई थी। लाहौर में 5000 टन कूड़ा जनरेट होता है एक अकलौते दिन में, 24 घंटे आप लगा लें। उन्होंने 6,500 टन जो कूड़ा है वो जनरेट हो रहा है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है वो 1000 से लेकर 1500 टन तक जो कूड़ा है वो उठाया जा रहा है, बाकी सारे का सारा सड़कों पर मौजूद है। जहां पे 100 गाड़ी चलती थी वहां पे 8 से 10 गाड़ियां चल रही हैं। उनके बाकी मुजाहिदा आपने आज कर ही लिया कि जो कुछ उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजिमीन के साथ किया। पिछले 3 माह से उनको तनख्वाही नहीं दी। जो कंपनी इनको मैन पावर सप्लाई करती थी, यानी जो इनको जमादार वगैरह सप्लाई करते थे या कूड़ा उठाने वाले लोग सप्लाई करते थे, उसमें बहुत सारे वो 12000 के करीब थे जी। उनमें से 3000 इन्होंने माइनस कर दिए और तनख्वाहें उन कंपनियों को डालती रही है। अब टर्किश जो है वो इतने बेवकूफ नहीं है कि 12000 के बंदों का जहां काम करना है वहां 9000 बंदे से काम ले और 12000 की तनख्वाह दे दें, वो नहीं देंगे हमें। तनख्वाहें उनकी जिम्मे थी, चूंकि हुकूमत पंजाब उनको पैसे दे रही थी, महकमा बल्दियात पैसे दे रहा है उनको कि ये कूड़ा उठाएं, उन्होंने नहीं ये काम किया। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारी मीख पलक सीधी करने लग पाए कि जी ये खराब हो गया, वो चीज खराब हो गई। अब भाई आपने उनको पैसे देने हैं, उन्होंने काम करना है, आप उनको कुछ ना दें, उनको डीजल के पैसे दे दें। माजी में अगर वो कूड़ा नहीं उठाते थे, पूरी जितनी मिकदार होती थी वहां मेजरमेंट होती थी, ट्रैकिंग सिस्टम था, जीआई सिस्टम बना, जो पंजाब अर्बन यूनिट ने बाकायदा सिस्टम एक डेवलप करके दिया जी कि आप उसमें से एक एक चीज चेक कर सकते हैं। माजी में यह भी हुआ कि अगर उस पर कूड़े पे ये पानी डाल के या उसको गीला करके लेके जाते थे, वो ट्रक वहां पे वो साइड पे खड़ा कर देते थे कि जब तक ये पानी सारा नुचड़ेगा नहीं, ये सूखेगा नहीं, हम अंदर नहीं घुसने देंगे। ये आपके जो है महमूद बूटी बांध के पास जो है, उन्होंने ये किया जी कि उन्होंने अब इस हुकूमत ने ये किया जी कि 2.5 साल से कभी उनको थोड़े से पैसे दे दिए, कभी नहीं दिए,
कभी दे दिए कभी नहीं दिए, हाँ फाइन करना शुरू कर दिया। और भाई आप जब एक बंदे को 100 रुपया कमिट करते हो या 1 रुपया कमिट करते हो तो उसको 1 रुपया दोगे तो उसमें से 60 पैसे या 50 पैसे का फाइन करोगे ना। आप उसको दो भी कुछ ना, आप उसको फाइन करते रहो, वो कहते हैं जी ये बढ़िया कंपनी आप ले लें जाके। अब हुआ ये यार रईस साहब कि आपका कूड़ा सड़कों पर अंबार के अंबार लग गए हैं। जब 6,500 टन कूड़ा आता है उसमें से अगर 1500 सिर्फ आप उठाएंगे, 1,500 टन कूड़ा उठाएंगे तो 4,500 कूड़ा वो कहां जाना है, मुझे बता दीजिए, आप उसका जवाब दे दें। जबकि आप उस कंपनी को, दोनों टर्किश कंपनियों को आप पैसे नहीं दे रहे, आपने ट्रांसपोर्ट के नहीं दिया। ये ट्रांसपोर्ट जो चल रही थी लाहौर की सड़कों पर, जो मैकेनिकल स्वीपर थे, ये टर्किश कंपनी लाई थी, उन्होंने कहा था जी 8 साल के बाद ये हम आपको फ्री में दे जाएंगे, 7 साल के बाद, सॉरी, उन्होंने 5 साल के बाद इनसे कहा जी कि आप टेक ओवर कर लें, हम वापस जाना चाहते हैं। ठीक है, उनको ख्याल यह था जी कि गवर्नमेंट जो है वो पिछली हुकूमत रहेगी नून लीग की, हम इनके साथ दोबारा रीनिगोशिएट करके, और मैं आपको एक बात यकीन दिलाता हूं जी कि 12 इस बात का पिछली हुकूमत ने कहा जी कि जो कॉन्ट्रैक्ट पहली दफा हो गया वो हो गया, अगली दफा हम इस पैसों में आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, इससे कम पैसों पर लेंगे, हम हर सूरत इसको कम करेंगे। और उसके बाद अब मैं आपको सिर्फ आखिरी लाइन में खत्म कर रहा हूं बात, कि हम लोगों की जिम्मेदारी क्या थी कि जी हमने कुछ पैसे 20, 30, 50, 100 रुपए उनको देने थे। हमने हड़तालें कर दी, माल रोड पर जुलूस निकल आए कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हमारे से पैसे कैसे मांग रही है। 1500 का उन्होंने देना था जी, जो एक बिजनेसमैन जो देना चाह सकता था आराम से उसको देना चाहिए था, उसको 50 रुपए देने थे सिर्फ एक माह के, यानी 600 रुपया सालाना देना था, उसने वो भी नहीं दिया इनको। सारे का सारा बोझ जो है वो मेरे और आपके टैक्सेस के पैसे के ऊपर, जो हम देते हैं टैक्स, वो उस पर पड़ा। मामला बढ़ते बढ़ते 6 अरब से 14 अरब, 14 से 18 अरब और 20 अरब 22 अरब तक चला गया। अब 22 अरब जो है रईस साहब, वो ये हुकूमत तो देगी नहीं उसे किसी भी तरह से। हाँ ये जरूर है कि वो कहेंगे अच्छा जी देखिए निजाम खराब सी, पिछली हुकूमत ने किया सी, हुण तुसीं भुगतो। हाँ हुण तुसीं भुगतो। मुमताज भट्टी साहब, बहुत सारे हमारे इस्लामाबाद के और कराची के दोस्त आते थे लाहौर में और इसकी सफाई की तारीफ करते थे कम से कम पिछले 10 साल तो हुण असी भी तुहाडे नाल रल के इंजी लानतां पाया करांगे हुकूमत दे उत्ते, की क्या? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान रईस साहब, पिंडी में वेस्ट मैनेजमेंट है कंपनी, और ये जिस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट के ठेके हुए थे, किसको नहीं पता किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुए और किस तरह से वायलेशन हुई रूल्स की, और कितनी 2 नंबरी हुई इसके अंदर, ये आपको अंदाजा नहीं है। ये आपको याद होगा इस प्रोग्राम के अंदर भी हमने स्टोरी की हुई है कि रावलपिंडी की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जो ठेका साइन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, वो लाहौर में हुआ और लाहौर के मेयर ने किया। इसी को उठा लें, ये केस निकालें, सारा कुछ सामने आ जाएगा। फिर देखें यहाँ पे रावलपिंडी में इन्होंने गुजर खान में जमीन खरीदी, वो केस भी 2 ब्यूरोक्रेट्स की वजह से फाइलों में दब गया है, और उसमें भी बदउनवानियां हुई। एक एमपीए थे पीएमएलएन के राजा हनीफ साहब, 2-4 प्लाजे उन्होंने शहर में बना लिए हैं, और जो बोगस इसके अंदर भर्तियां थी, तनख्वाह जो है वो अगर 2000 बंदे की आ रही है तो काम वहां पे जो है वो 1200 कर रहा है। तो कुछ साफियों ने भी हाथ रंगे इसमें से, नौकरियां भी लगवाई और वैसे भी पैसे लिए। तो क्या बात देखे ना, बात यह है कि ये जो प्राइवेट कंपनियां बना के गवर्न करने का एक सिस्टम था, साफ पानी, शहबाज शरीफ ने साफ पानी की कंपनी बनाई, ये वेस्ट मैनेजमेंट, ये सफाई वाली बनाई दूसरी। देखें उनके दौर में ये क्लैप्स हो गया था, ये उनके दौर में क्लैप्स हो गया था। ये इतने नालायक हैं जो मौजूदा वाले हैं कि उसको तरीके से रिप्लेस भी नहीं कर सके अच्छा, और उसी गंद को आगे जो है वो चलाते गए, और बिलाखिर जो है आज आपके सामने जो हालात है, और इनके पास आगे भी कोई फार्मूला नहीं है। या तो ना देखें उन चीजों को लोग भूल जाएं शायद, और अगर ये कुछ डिलीवर कर दें, अगर ये कोई नया फार्मूला दे दें कि जिस तरीके से आप शहर की, देखिए बल्दिया अपनी जगह मौजूद थी, बल्दिया की सैलरी, पैकेजेस, तनख्वाहें, सारा कुछ अपनी जगह पे मौजूद था। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आ गई, शहर में अलग उसकी बिल्डिंग बन गई सरकार के खाते से, और मतलब जिस तरीके से ये मामलात हुए हैं, अगर आप इनको लेके बैठ जाए रिजवान भाई साहब, आप जो है वो परेशान हो जाएंगे कि यार मुल्क किस तरह से चलता रहा। लेकिन देखिए उस वक्त वो जो कस्टोडियन बनते हैं, जो कहते हैं कि हम चाचे और मामे हैं, उस वक्त उन्होंने दानिस्तन, वो शहबाज शरीफ उनका पसंदीदा था मोरा, तो उन्होंने आंखें बंद की हुई थी जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था। और इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि कल जब इसके ऊपर मसाइल पैदा होंगे तो इन ममालिक के साथ हमारे सफारती ताल्लुकात के ऊपर भी जो है वो ज़रब आएगी।
तो अब देखें वही उन्हीं चीजों को सिर्फ इन्होंने ये तब्दीली की कि जहां पे नवाज शरीफ का बंदा बैठा हुआ था, शहबाज शरीफ का, और पैसे खा रहा था, वहां एक अपना बिठा दिया और उसी तरह से आगे चलाते रहे। करते करते अब वो मसाइल इतने 2.5 साल के अंदर पैदा हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें इस तरह से चल सके। कोई कानून नहीं है रिजवान रईस साहब, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर ये चीजें अगर चैलेंज होती थी तो वहां पे भी लोगों को सुनवाई नहीं होती थी। मुलाजमीन हड़तालें करते रहे, बल्दिया के प्रोटेस्ट करते रहे। देखिए, अगर आपने बल्दिया का एक इदारा रखा हुआ है तो उनसे काम ले लें, उनके ऊपर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर लगाएं, उसके अंदर रिफॉर्म्स करें। देखिए, ये जो बेचते थे सौदा कि हम आएंगे और रिफॉर्म्स करेंगे, क्यों से मतलब कोई रिफॉर्म यही होता है ना कि आपने मुल्क चलाना है, इदारों के अंदर जो है वो आप रिफॉर्म्स करें। आपने आयन के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट करनी पड़ती है चीजों को आसान करने के लिए, वो करें। ना वो पार्लियामेंट करना चाहती है, ना जो है वो हमारी अदलिया का तो खैर काम ही नहीं है, ना ही जो है वो स्टेटस को कि जितने स्टेक होल्डर हैं वो उसमें कोई तब्दीली चाहते हैं। तो ऐसे घिसे पिटे तरीके से जो है वो तब्दीली वाला जो वो तदफीन थी उसकी वो मम्मी हनूत हो गई, क्या कहते हैं उसको, हनूत तो नहीं कहते हैं ना, वो तो हनूत हो चुकी है अब, ठीक है ना। आपको नया सौदा सामने आए तो आप और मैं चलो उसकी तरफ देखें कि यार ये कोई हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, अदरवाइज तो फिर अनूप मम्मी को देखते रहे जब तक देखते हैं। बिल्कुल ठीक। फरूकी साहब, भट्टी साहब ने तो काफी लंबी बातें कह दी। जाहिर है ये जब कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, $100 था उस वक्त। तो उस वक्त बल्दिया की कॉस्ट जो थी वो $450 पर मेट्रिक टन थी, ठीक है सर, कॉस्ट आती थी। और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था $1600 पर मेट्रिक टन, $16 पर मेट्रिक टन के ऊपर। हम उन रांदा दरगाह लोगों में शामिल थे कि हमने इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब पे बहुत तनकीद की थी कि भाई जब 400 से आप उठा के 500 का दे दे, 600 का दे दे, आपने इकट्ठा ही 1600 का दे दिया है, वो खुदा का खौफ करे। तो उनका कहना था कि वो 400 भी जाया जा रही थी, क्योंकि वो जो 400 ₹450 की कैलकुलेशन थी या कॉस्ट थी पर मेट्रिक टन गार्बेज उठाने के ऊपर, वो सिर्फ कागजात में थी। एक्चुअली वो मतलब 500 मेट्रिक टन भी नहीं उठ रहा था। कागजात के अंदर मशीनें भी चल रही थी, कागजात के अंदर उनके ऑयल भी चेंज हो रहे थे, और 3-3 साल के अंदर ट्रक फारग हो जाता था, क्योंकि कागजात के अंदर ऑयल चेंज हो रहा होता था, हकीकत में नहीं हो रहा था। एनी हाउ, उनका एक अपना जस्टिफिकेशन था उसका, हमने इसकी मुखालफत की थी। लेकिन अब अगर ये सिस्टम जो है बकौल भट्टी साहब के कोलैप्स होने को है, या क्या हम ये डिजर्व नहीं करते कि ये बेसिक सिस्टम की कोई रिप्लेसमेंट मिल जाए? रिजवान साहब, मुझे बताएं कि हमें क्या ऐसे सिस्टम पे शर्म नहीं आनी चाहिए जिसमें हमने अपनी सफाई का निजाम जो है, ये 20-22 करोड़ का मुल्क है, यहाँ पे एक से एक हर डिपार्टमेंट में ट्रेंड बंदा बैठा हुआ है। हम दावा करते हैं कि कभी टाइगर बनने का दावा करते थे, कभी हम न्यूक्लियर पावर, तो वो तो खैर हम हैं, लेकिन मुझे ये बताएं ये क्या बहस है क्या कि इतने बड़े मुल्क में क्या सफाई का निजाम अपना नहीं हो सकता? आपने क्यों टर्की से या किसी और मुल्क से मुआहदा क्यों करने जा रहे हैं? 70 करोड़ रुपया, मेरी अपनी इंफॉर्मेशन या जो मुझे याद है, को तकरीबन 70 करोड़ रुपए का बजट होता था कारपोरेशन का सफाई सुथराई का। अब मुझे ये बताएं, भट्टी साहब ने जो बात की निशानदेही दुरुस्त वो कर रहे हैं, तो इन कंपनियों को ठेका कितने पैसों में दिया गया था? वो तकरीबन 7 अरब रुपए बनते हैं सालाना जी, और 7 साल का एग्रीमेंट था। इसका मतलब है 49 अरब रुपया आपने उनको पे किया, और फिर ये आप 70 करोड़ रुपया तो अपने लोकल लोगों को दे रहे थे। अच्छा, फिर वो कहां से वो वर्कर लेके आ गए थे? सिवाय गाड़ियों के ये ट्रक कंपनियां जो आई थी, ये कहां से वर्कर लेके आए थे? ये वही वर्कर थे, वही लोग थे। फिर यहां पाकिस्तान में देखिए एक से एक घपला होता है। वो तुर्की की कंपनियां जो आई हैं, वो कोई कमाल अतातुर्क ने तैयार करके यहां नहीं हमें भिजवा दी, वो तो ठेकेदार हैं, पैसा कमाने के लिए आए हैं। जैसे यहां फ्रॉडी है वैसे वहां से भी आ जाते हैं, जैसे यहाँ के ठेकेदार वैसे वहां के ठेकेदार। उन्होंने यहाँ के पैसा कमाया है, उन्होंने यहाँ के लोकल लोग भर्ती किए। एक मिनट, भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी भट्टी साहब, वो अपना इनकी बात से वो बात याद आ गई। एक और फ्रॉड हुआ शहबाज शरीफ साहब के दौर में। एक यहाँ पे खातून चाइनीज जो है ना, वो खालिद साहब, तवज्जो चाहिए आपकी, वो यहाँ पे एक मसाज सेंटर चलाती थी, ठीक है। उसने बताया कि यहाँ पे जो है ये अटक वाला, इसमें सोने में रेत है,
उसने कंपनी रजिस्टर्ड कराई, इन्होंने कहा ये हमने चाइनीज कंपनी को ठेका दे दी है, वो रेत उधर से निकाल के उन लोगों को मशीनें लगाई, उसमें से सोना निकाल के वो बेचते रहे। और रैली उसमें से ये बाद में लेबोरेटरी बाहर से जब टेस्ट करवाया गया तो उसमें ये आया कि उसमें ट्रेसेस जो है वो गोल्ड के। तो ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये कंपनियां भी ऐसे ही फ्रॉड होता है कि ये तुर्की है, ये मतलब चाइनीज खातून जो मसाज सेंटर वाली थी, जी ठीक हो गया, कंपनी को यहाँ पे हेड उसको कर रही थी और उसकी मालकन थी। जी ठीक सर, तो रजी साहब, ये जब हमने इतना पैसा उनको दिया है तो आप इतना पैसा पाकिस्तान में लोगों को कह देते कि इतना पैसा खर्च करके सफाई का यहाँ सिस्टम करे। मैं तो इस निजाम कह रहे हैं ना जी, इस निजाम पे वैसे ही मैं कह रहा हूं कि हमें शर्म आनी चाहिए। चाहिए। शहबाज शरीफ ने जो कुछ ये काम किया, ये कौन सा कोई अच्छा काम है जिसकी तारीफ की जाए कि आपने क्रेडिट कार्ड पे हर चीज परचेज की, आपने हर प्रोजेक्ट यहाँ पे ला के लगा दिया। आपकी मतलब ये किसी के बाप के पैसे हैं, टैक्सों के पैसे हैं, हुक्मरान का जिस तरह जी चाहता है वो खर्च करता है। मैं कहता हूं कल 2 मीनारे पाकिस्तान और लाहौर में खड़े कर दें, बड़ी खुशी होगी अभी इस बात की, तो आप सरकार का लोगों का पैसा उस पर खर्च कर दें। ये जिस तरह के प्रोजेक्ट ये शुरू किए गए थे, जितना पैसा उनको दिया गया, ये पाकिस्तान में रहना चाहिए था। आपके बलदियाती इदारे किस काम के लिए हैं? आपकी ये वजारतें किस काम के लिए हैं? आपने ये काउंसलर भर्ती किए, ये किस काम के लिए किए ना? आप क्या इतना भी काम नहीं कर सकते कि अपने वार्ड में, अपने गली मोहल्ले में सफाई का काम करवा सके? सो ये सारा कुछ रजी साहब, ये देखिए, हम गैर जिम्मेदारी के साथ ये काम इस तरह के करते हैं, ये फ्रॉड प्रोजेक्ट होते हैं, इसमें कमीशन खाए जाते हैं और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि जनाब ये पैसा इतना ले गए। अब उस एग्रीमेंट में जो ये 2013 में जो एग्रीमेंट हुआ था, मेरा ख्याल मैंने कहीं उसकी डेट भी पढ़ी थी, 27 फरवरी को एग्रीमेंट ये हुआ था 2013 को। इसमें एक्सटेंड हुआ, वो एक्सटेंड हुआ बाद में, लेकिन वो था जो इक्विपमेंट वगैरह जो गाड़ियां उनकी हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट जो है ये 7 साल के लिए है, अगर ये रहा तब भी, अगर एक्सटेंशन हुई ऐसी सूरत में तो चलता रहेगा, अगर ना एक्सटेंड हुआ तो आप जितनी भी गाड़ियां हैं सारे इक्विपमेंट वो तो शुरू की क्लास है। हाँ जी, वो देके जाएंगे जी बिल्कुल। अब लेकिन अब ये है कि जितना सिस्टम इन लोगों के पास रहा, इन कंपनियों के पास रहा, इन्होंने देखिए, इन्होंने यहां से ही लोग भर्ती किए, यही के सरकारी मुलाजिम थे जिनको यूनिफॉर्म पहना दी जाती थी, वो जाके जितना कूड़ा करकट उठाते थे, जितना कचरा उठाते थे, उठा सकते थे, जो देखिए जो फ्रॉड उसमें होता था, वो यहां से वहां जाके, क्योंकि इसका वेट होता था वहां पे, तो यहां से जो चीजें उसमें, ये शिकायतें भी आई कि जो चीजें उसमें डाल के लेके जाते हैं लोड ज्यादा करने के लिए, तो वो इस तरह पैसे वो भी वसूल करते रहे। अब ये तो बात ये है कि हम चाइनीज आए तो हम उनके वो क्या कहते हैं कि थल्ले लग जाने हैं, तुर्की वाले आए तो उनके साथ भी हमारा यही मामला होता है, अरब आए तो हम उनके लिए भी सलाम करते रहते हैं और जो कुछ वो यहां करना चाहते हैं हर काम करके निकल जाते हैं। हम बेसिकली एक मफतू सा ज़हन रखते हैं, मफतू कौम के तौर पर आए हुए लोग जो भी आता है हम कहते हैं भी आओ और जो लूटमार करनी है कर लो। बाकी हम जिस काम के लिए, जिस काम को खुद कर सकते हैं वो करने की बजाय हम नहीं कर रहे। हमें ये फिक्र आया है, बड़ा खौफनाक है। चले मैं नहीं बोलता हम तो दीन में भी उसको मुकर्रम जानते हैं जो बाहर से आया हो, तो बस फिर मकामी मुसलमान की भी कोई अहमियत नहीं है। हाँ, तो ये इस तरह की चीजें जो है ना, ये देखिए इस सिस्टम को अगर ये अब ये देखिए, मेरी बात सुने, किसी के ज़हन में अगर फ्रॉड ना हो, किसी के ज़हन में पैसा कमाने का लालच ना आ चुका हो, ठीक, तो इसको यहाँ लोकल लोगों के हवाले करें, उसको अपने अब तो लोकल लोग आ रहे हैं, पुर्तगालियों ने, हो सकता है आपके बॉस में से कोई ना कोई। रजी साहब, सब कॉन्टिनेंट का जो सबसे पहला शहर था उसका नाम था गोवा, जिसमें ये बना था, पहली म्यूनिसिपैलिटी बनी थी। जी बिल्कुल, और ये 250 साल पहले बनी थी। वही म्यूनिसिपैलिटी आज जरूरत है एक शहर में देने की। ना हम रिंग रोड बना सकते हैं, ना बस चला सकते हैं, ना ट्रेन चला सकते हैं, ना हम सफाई का इंतजाम कर सकते हैं, और हम कर क्या सकते हैं? मुमताज भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे। जी भट्टी साहब, देखिए इन चीजों का मजहब शर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। रिजवान साहब देखें, असल गाले है, काम बसी करना कोई नहीं। हमने कसम खाई हुई है, काम किए बगैर किसी की गाड़ी चला ली, किसी की झूठी तारीफ कर ली, किसी को कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया, मारदार, ये करके हम जो है ना वो ये इस तरह कौमें नहीं बनती होती। ये वक्ती तौर पे आप किसी के ड्राइवर बन गए, किसी का जनाब आपने वाह वाह कर दी, 4 पैसे पकड़ लिए और 2 साल अच्छे गुजर गए। ये पिछले आप 80 से हम यही कर रहे हैं, 80 से बिल्कुल ठीक, हम यही कर रहे हैं। जी
दिहाड़ीबाजी के ऊपर चल रहे हैं। और आपको क्या पता, मेरा ख्याल है उससे पहले भी हम 1947 से ऐसे चल रहे हैं। उस वक्त हम कोई परमिट ले लेते थे, कोई जनाब फॉरेक्स बेच लिया करते थे ब्लैक के अंदर, और यूं दिहाड़ियां हो जाती थी और लोग जो थे वो अमीर हो गए थे। बहुत शुक्रिया खालिद फारूकी साहब, अरसलान भट्टी साहब और मुमताज भट्टी साहब, तीनों साहब का बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।